Assalamu alaikum everyone. I'm Dr. Rabia and today we will discuss the receptors and signaling molecules. मल्टीसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक वेल कोऑर्डिनेटेड वे में अपने जो फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करते हैं और ऑन द अदर हैंड जो मल्टीसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके दो सेल्स के बीच में जो है वो अच्छा खासा डिस्टेंस होता है. फॉर एग्जांपल आपके जो हार्मोन रिलीजिंग ग्लैंड्स हैं इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की बात कर लें और उनका जो टारगेट सेल्स होंगे वो फार अवे होंगे फ्रॉम द साइट ऑफ देयर प्रोडक्शन. तो हमने अब यही देखना है कि किस तरह से इनकी मल्टीसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो कोऑर्डिनेशन होती है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ये कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो रिलीज़ किए जाते हैं जिनको हम सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स बोलेंगे. ठीक है, और वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स किस तरह से रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे, किस किस टाइप के रिसेप्टर्स हैं, ये सब कुछ हमने जो है वो आज के लेक्चर में पढ़ना है. तो स्टार्ट करते हैं रिसेप्टर से. रिसेप्टर हमें पता है कि रिसेप्टर जो है वो एक इंटीग्रल प्रोटीन है. ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक इंटीग्रल प्रोटीन एक्ट कर सकती है एज एन रिसेप्टर. वो क्या करती है कि वो लाइगेंड के साथ अटैच हो जाती है. नाउ व्हाट इज़ लाइगेंड? लाइगेंड इज़ एनी ऑफ द केमिकल रिएक्शन जो एक रिसेप्टर प्रोटीन के साथ बाइंड कर कर कैस्केड ऑफ रिएक्शंस को जो है वो स्टार्ट कर देता है. सो एवरी केमिकल जो आपका कैस्केड ऑफ रिएक्शन को शुरू कर दे उसको हम लाइगेंड बोलेंगे. ये आपका जो है वो कोई सी भी ड्रग हो सकती है, कोई सा भी टॉक्सिन हो सकता है, हार्मोन हो सकते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हो सकते हैं. सो एनी ऑफ द केमिकल कंपाउंड इन द बॉडी मे बी अ लाइगेंड, एक्ट एज एन लाइगेंड. ठीक है, तो जब एक लाइगेंड एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इंटीग्रल प्रोटीन के साथ बाइंड करती है और इसकी बाइंडिंग के बाद आपके टिश्यू के अंदर जो है वो चेंज आना शुरू हो जाता है. सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो जो हैं वो स्टार्ट होने शुरू हो जाते हैं. तो दिस स्पेसिफिक पर्टिकुलर इंटीग्रल प्रोटीन इज टर्म्ड एज रिसेप्टर. ठीक है, यानी रिसेप्टर के लिए ये कंपलसरी है कि जब लाइगेंड जो है उसके साथ बाइंड करे तो उसके अंदर रिएक्शन होना ज़रूरी है. अदरवाइज़ इस तरह से भी है कि आप कुछ ऐसी प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं जो आपके लाइगेंड के साथ बाइंड करती हैं बट डोंट एबल टू एक्सेलरेट द रिएक्शन. ठीक है, या वो रिएक्शन को जो है वो प्रोसीड कराने में या स्टार्ट कराने में जो है वो कैटलाइज कराने में हेल्प नहीं कर सकती. ठीक है, तो वो सिर्फ एक ट्रांसपोर्टिंग मेम्ब्रेन के तौर पे एक्ट करती हैं. सो कंपलसरी कंडीशन क्या आ गई रिसेप्टर के लिए कि वो क्या करेंगी, सेल के अंदर का जो एनवायरनमेंट है उसको चेंज करने की एबिलिटी रखती हैं. दिस इज़ रिसेप्टर. लाइगेंड का पता चल गया कि लाइगेंड क्या होते हैं. रिसेप्टर्स जो होते हैं वो हाईली सेलेक्टिव होते हैं. जैसे हर रिसेप्टर के ऊपर हर लाइगेंड एक्ट नहीं कर सकता. हर लाइगेंड के लिए एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है और उस रिसेप्टर के ऊपर भी एक स्पेसिफिक साइट होती है लाइगेंड के अटैचमेंट के लिए. जस्ट लाइक एंजाइम्स में भी एक स्पेसिफिक साइट होती है जहाँ पे सबस्ट्रेट उसका बाइंड करता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है. सेम केस रिसेप्टर्स के बाइंडिंग साइट के ऊपर भी है, उसको हम लाइगेंड डोमेन बोलते हैं. ठीक है, तो फिर वो हाईली सेलेक्टिव है. हर लाइगेंड जो होगा उसके रिसेप्टर के साथ बाइंड करके अनेबल होगा या उसकी एबिलिटी नहीं होगी कि वो कैस्केड ऑफ रिएक्शन को जो है वो स्टार्ट कर सकें. डिफरेंट रिसेप्टर्स हैव अ यूनिक वे ऑफ रिएक्टिंग टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स टू परफॉर्म द फंक्शन. अब बॉडी में पाए जाने वाले बॉडी में मल्टीपल रिसेप्टर्स होंगे. हर रिसेप्टर का जो वे ऑफ या हर रिसेप्टर का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा वो डिफर करेगा फ्रॉम अदर. यहाँ पे अब हम एक टर्म यूज़ करते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन की. ठीक है, ये क्या होती है कि चेंज इन एनवायरनमेंट को हम स्टिमुलस के तौर पे जो है वो जानते हैं. तो जो आपका सिग्नल इंफॉर्मेशन लेकर आ रहा होता है वो इंफॉर्मेशन डिटेक्ट की जाती है स्पेसिफिक रिसेप्टर्स के थ्रू. उस इंफॉर्मेशन को केमिकल रिस्पॉन्स में कन्वर्ट करना जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है, सिग्नल ट्रांसडक्शन. ठीक है, और ये एक यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है लिविंग सेल्स की.
यानी जो इन्फॉर्मेशन आपकी लाई जा रही है, ठीक है, उसको केमिकल चेंज के अंदर कन्वर्ट करना या उसको किसी केमिकल फॉर्म में लेकर आना, वो हमारे पास सिग्नल ट्रांसडक्शन कहलाती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन। ब्रॉडली हम रिसेप्टर्स को दो मेजर कैटेगरीज के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं। एक टाइप ऑफ रिसेप्टर वो है जो सेल की सरफेस के ऊपर पड़े हुए होंगे, और एक वो होगी जो इंट्रासेलुलर यानी साइटोप्लाज्म के अंदर पड़े हुए होंगे, या न्यूक्लियर रिसेप्टर के तौर पर भी हम इन्हें जानते हैं। ठीक है, अब सेल सरफेस रिसेप्टर्स वो होंगे, अब इनके लाइगेंड्स वो होंगे जो अनेबल होंगे टू क्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये क्या करेंगे कि उस इंफॉर्मेशन को सेल के बाहर ही जो है वो किसी केमिकल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, और वो जो एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल होगा वो लाया जाएगा, ये कन्वर्ट किया जाएगा इनटू द इंट्रासेलुलर सिग्नल। सेल के बाहर जो है वो उसका रिसेप्टर पड़ा हुआ होगा, सेल मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर रिसेप्टर लगा हुआ होगा, उस रिसेप्टर के साथ वो लाइगेंड बाइंड करेगा, इन्फॉर्मेशन इस रिसेप्टर को दे देगा, ये रिसेप्टर इस इन्फॉर्मेशन को केमिकल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देगा, और ये केमिकल फॉर्म जो है वो आउटसाइड ऑफ द सेल से इनसाइड ऑफ द सेल जो है वो लाई जाती है। इसके तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं जो आपके रिसेप्टर हैं। उसकी एक कोई सी भी एक्सटर्नल डोमेन होगी। ठीक है, डोमेन आप ये समझ लें कि प्रोटीन एक बड़ा कमरा है, ठीक है, और उसके अंदर छोटे छोटे डिफरेंट रूम्स हैं। तो इसकी जो आपके सेल रिसेप्टर्स हैं, सेल सरफेस के ऊपर जो रिसेप्टर्स हैं, उसकी जो है ना वो तीन एक तरह से छोटी छोटी रूम्स हैं। एक एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन होगी, यानी मेम्ब्रेन का वो पार्ट जो सेल मेम्ब्रेन या एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर होगा। एक वो डोमेन होगी जो इंट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर होगा। ठीक है, और एक वो डोमेन होगी जो हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन होगा। सो आपकी सेल सरफेस के ऊपर कितने रीजन्स हो गए? एक वो है जो आपकी एक्स्ट्रा सेलुलर, दिस स्ट्रेट लाइन जो है वो आपकी मेम्ब्रेन को रिप्रेजेंट करेगी, और ये जो है आपकी लाइगेंड साइट को इस तरह से, ये आपकी लाइगेंड रिसीविंग साइट है। ठीक है, यहाँ पे आपका लाइगेंड जो है वो आके अटैच होगा। ये सिग्नल जो है ये आपकी कौन सी हो गई? एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, जो कि आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन पड़ी हुई है। ये मेम्ब्रेन का वो पार्ट हो गया जो आपकी रिसेप्टर का वो पार्ट, यानी हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन स्पैनिंग पार्ट हो गया जो मेम्ब्रेन के अंदर पड़ा हुआ होगा। और उसके बाद हमारे पास इंट्रा सेलुलर डोमेन आ जाती है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ी हुई होती है, रिसेप्टर का पार्ट। सेल सरफेस रिसेप्टर के अंदर हमारे पास तीन तरह की जो है ना वो, इसकी तीन एग्जांपल्स हैं। एक हमारे पास आता है आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर्स। ठीक है, अभी हम नाम पढ़ रहे हैं, इसको भी हम डिटेल से जो पढ़ेंगे। आयन चैनल रिसेप्टर्स, जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर्स एंड एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स। ऑन द अदर हैंड हमारे पास न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होते हैं। ये साइटोप्लाज्म ऑफ द टारगेट सेल के अंदर पड़े हुए होते हैं, और ये रिस्पॉन्ड करते हैं टू द हाइड्रोफोबिक लाइगेंड मॉलिक्यूल्स। इनके जो लाइगेंड्स होते हैं वो क्या होते हैं कि ईजिली जो है वो ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन टू इनसाइड ऑफ द सेल। मोस्टली जो होंगे ये वो होंगे जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस होंगे, फॉर एग्जांपल स्टेरॉइड्स वगैरह। ये बैरियर को इजीली क्रॉस करके अंदर आ जाते हैं, और अंदर आकर जो है वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं अपने रिसेप्टर के साथ। लाइगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया। ये लाइगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो है वो न्यूक्लियस के अंदर जाएगा, और जीन की जो है ना वो या तो उसकी एक्टिविटी को सप्रेस करेगा या इन्हांस करेगा, और ऑल्टरनेटिव जो है ना रिस्पॉन्स आएगा। इसके एग्जांपल में हमारे पास न्यूक्लियर रिसेप्टर्स आते हैं। अब हम ये हमारे पास होगी सिग्नलिंग मैकेनिज्म्स के किस किस तरह से जो है ना आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर्स में क्या होंगे कि चैनल्स होंगी, प्रोटीन्स जो हैं वो चैनल्स के तौर पर एक्ट करेंगी, जिसके उन चैनल्स में से डिफरेंट आयंस जो हैं वो पास करेंगे। और ये जो आयंस का फ्लो होगा अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ये आपके चेंज को, यानी जो हम कह रहे हैं कि लाइगेंड के लगने के बाद चेंज आता है टारगेट सेल के अंदर, उस चेंज को इंड्यूस करने में हेल्प करेगा। अदर इज जी लिंक्ड प्रोटीन, कि हमारे पास एक कोई लाइगेंड आएगा रिसेप्टर के साथ जुड़ेगा, वो जी प्रोटीन को जो है एक्टिवेट कर देगा और कैस्केड ऑफ रिएक्शन शुरू हो जाएगा।
एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर भी इसी तरह से है। एंड फोर्थ एग्जांपल इज न्यूक्लियर रिसेप्टर्स, जो मैंने अभी बता दिया कि मोस्टली जो है इनको हम स्टेरॉइड रिसेप्टर्स भी बोलते हैं। ये क्या होते हैं कि हमारे पास जो स्पेसिफिक लाइगेंड्स होते हैं जो मोस्टली स्टेरॉइड इन नेचर होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम एस्ट्रोजन हार्मोन की बात कर लेते हैं। ये हार्मोन्स जो हैं, ये लाइगेंड जो है वो इजीली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, ठीक है, और ऑल्टर कर देता है रेट एट विच द स्पेसिफिक जीन्स आर ट्रांसक्राइब्ड एंड ट्रांसलेटेड इनटू सेलुलर प्रोटीन्स, ठीक है। यानी ये जीन्स को या तो सप्रेस करेगा या उसकी एक्टिविटी को इन्हांस करेगा। इस तरह से जो न्यूक्लियर रिसेप्टर्स हैं ये एक्ट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास दो और तरह के वेज ऑफ सिग्नलिंग मैकेनिज्म्स हैं। एक तो ये कि वो रिसेप्टर्स दैट लैक द एंजाइमेटिक एक्टिविटी बट दे अट्रैक्ट एंड एक्टिवेट द साइटोप्लाज्मिक एंजाइम्स दैट एक्ट ऑन डाउनस्ट्रीम प्रोटीन्स either by converting them to gene regulating proteins or by activating a cascade of enzymes that finally activates a gene regulator. यानी ये वो रिसेप्टर्स हैं जिनके पास कोई एंजाइमेटिक मशीनरी नहीं होती, लेकिन वो क्या करते हैं कि जो साइटोप्लाज्मिक एंजाइम्स हैं उनको अट्रैक्ट या एक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। यानी वो अंदर नहीं आ सकते, सॉर्ट ऑफ केमिकल जो आपका सिग्नलिंग मैकेनिज्म उस तरह से होगा, वो उन एंजाइमेटिक मशीनरी को जो है वो एक्टिवेट कर देंगे, जिसके बाद वो प्रोटीन्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगी, ठीक है। अब वो दो वेज में काम करेंगी, या तो डायरेक्टली कन्वर्ट कर देंगी जीन रेगुलेटिंग प्रोटीन्स के अंदर, या फिर आपका जो है वो कैस्केड ऑफ एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देंगी जो एट द एंड आपकी जीन रेगुलेशन को हेल्प करेगा। इस टाइप ऑफ सिग्नलिंग मैकेनिज्म को की जो एग्जांपल है वो हमारे पास TLR4 है। नाउ TLR4 क्या है कि TLR4 जो है वो हमारे पास एक तरह से ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, यानी एक फैमिली है प्रोटीन्स की, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की, जो क्या करती हैं कि जब ये एक्टिवेट होती हैं, मतलब ये एक तरह से इनेट इम्यून सिस्टम की एक्टिवेशन में हेल्प करती हैं, ठीक है। किस तरह से होता है कि जब ये एक्टिवेट होती हैं TLR4 प्रोटीन्स, तो इनकी एक्टिवेशन जो है वो इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे को एक्टिवेट कर देती है, और उसके रिस्पॉन्स में इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। और जब साइटोकाइन की प्रोडक्शन होगी तो इट मीन्स आपका क्या होगा, एक्टिवेशन हो जाएगी इनेट इम्यून सिस्टम की। इसके अलावा हमारे पास एक और वे है सिग्नलिंग ट्रांसमिशन का। वो क्या होती हैं कि कुछ एडहेरेंट रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं विद द मैक्रोमोलिक्यूल कंपोनेंट्स ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, और उस मैसेज को कन्वे करते हैं साइटोस्केलेटल सिस्टम का, साइटोस्केलेटल सिस्टम को, कि वो एडहेयर करें टू द मैट्रिक्स। यानी क्या होगा, ये जो एडहेशन रिसेप्टर्स हैं ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर पड़े हुए मैक्रोमोलिक्यूल्स के साथ इंटरैक्ट करेंगी, ठीक है। और इस इंटरैक्शन के रिजल्ट में हमारे पास मैसेज किया जाएगा कि जो साइटोस्केलेटल सिस्टम है सेल के अंदर पड़ा हुआ, वो जो है वो या तो सेल को माइग्रेट करे या फिर उसके ऊपर पड़े हुए मैट्रिक्स के अंदर जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उसके ऊपर एडहेयर कर जाए। इसकी जो एग्जांपल है वो हमारे पास इंटीग्रिन आती है। अब हम डिटेल से पढ़ते हैं। सरफेस के ऊपर पड़े हुए आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर्स को, ठीक है, इसको हम आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स भी बोलते हैं। और ये ऑब्वियसली चैनल्स हैं, तो ये ओपन या क्लोज के फेज़ में काम करेंगे। चैनल ओपन होंगे, चैनल क्लोज होंगे, और इस तरह से जो है ये काम करेंगे। इनका रेट एंड डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट जो है वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट ऑफ द आयन के इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ आयन क्या है। लाइगेंड बाइंडिंग साइट इज़ इन एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, ठीक है। रिसेप्टर की वो साइट
जहाँ पे लाइगेंड ने अटैच होना है वो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन के अंदर पड़ी हुई है, और ये जो रिसेप्टर है ये भी जो लाइगेंड है ये भी रिसेप्टर की एक स्पेसिफिक साइट के ऊपर अटैच होता है। जब ये अटैच हो जाता है, बाइंड कर जाता है, तो चैनल के अंदर कुछ चेंजेस इंड्यूस हो जाती हैं, कन्फर्मेशनल चेंजेस। ये कन्फर्मेशनल चेंजेस जो हैं वो अलाउ करती हैं उस मेम्ब्रेन को कि उसमें से वो आइंस जो हैं वो पास थ्रू हो सकें। ये भी हम डिटेल से देखते हैं। जब गेट खुल गया तो आपका जो आइन होगा वो मूव करेगा इजीली अक्रॉस द मेम्ब्रेन। उसके मूवमेंट के रिजल्ट में जो पोटेंशियल है वो चेंज हो जाएगा, आयनिक कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी। जब ये आयनिक कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी तो सेलुलर रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट होगा, यानी जो आपका लाइगेंड के लगने के बाद जो चेंजेस इंड्यूस होनी थी, सेल केमिकल रिएक्शन होने थे, वो केमिकल रिएक्शंस हो जाएंगे। इसके एग्जांपल क्या है कि जो सेंसरी सेल्स होंगे उनकी एक्साइटेबिलिटी, न्यूरॉन्स की एक्साइटेबिलिटी या मायोसाइट्स जो हैं वो बेसिकली आयन चैनल सिग्नल जो हैं चैनल्स पे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम एंड क्लोराइड जो है वो मूव करते हैं अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन रिस्पॉन्स टू वेरियस स्टिमुलाई। ठीक है, जैसे सोडियम पोटाशियम पंप आप लोग फिजियोलॉजी में पढ़ कर आए होंगे कि वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने में जो है वो हेल्प करता है। तो इसी तरह से अब हमने सबसे पहला स्टेप क्या देखा कि ये जो हैं वो चैनल्स एक्टिवेट किए जाते हैं बाय बाइंडिंग द लाइगेंड, विच लाइगेंड इज अटैच्ड टू अ स्पेसिफिक साइट ऑन द लाइगेंड। ठीक है, अब जब अटैच हो गया तो इसके साथ ये दो तरह से जो है ना वो मतलब अब ये जो आयन चैनल्स हैं ये दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास क्या होंगे आपके वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स होंगे, और दूसरे हमारे पास जो होंगे वो आपके आयन गेटेड चैनल्स होंगे। अच्छा, अब हम क्या बात कर रहे थे, हम कह रहे थे लाइगेंड जो है जब वो बाइंड कर गया रिसेप्टर की स्पेसिफिक साइट के ऊपर तो फिर उसने जो है वो चेंजेस इंड्यूस की, और चेंजेस इंडक्शन के बाद जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल चेंज हुआ। फॉर एग्जांपल जो है वो अगर आप सोडियम पोटाशियम पंप की बात करते हैं तो सोडियम पोटाशियम पंप जो है वो क्या करता है, जब ओपन हो जाता है तो सेल के अक्रॉस जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। ठीक है, 3 सोडियम जो है वो आउटसाइड ऑफ द सेल जाते हैं फॉर एवरी 2 पोटाशियम इनटेक। इस तरह से जो है वो सेल मोर नेगेटिव हो जाता है इनसाइड रिलेटिव टू द आउटसाइड। इस तरह से जो है वो नर्व सेल में या आपकी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर जो है वो नर्व इम्पल्स ट्रेवल करती है इन चैनल्स के थ्रू। अच्छा जी, एक था हमारा वोल्टेज गेटेड चैनल जिसमें हमने आयन चैनल्स की बात की कि किस तरह से जो है वो एक स्पेसिफिक चैनल जो है वो अलाउ करता है स्पेसिफिक आयन की एंट्री इनटू द सेल। अब ये चैनल जो है वो ओपन या क्लोज के ओपन या क्लोज के बीच में स्विच करता है। ठीक है, यानी जब तक लाइगेंड अटैच नहीं हुआ था तब तक चैनल जो था वो क्लोज था, और जब लाइगेंड अटैच हुआ तो फिर उसके अंदर कन्फर्मेशनल चेंजेस आई। उन कन्फर्मेशनल चेंजेस ने क्या किया, इस चैनल को ओपन कर दिया, और इसकी ओपनिंग के रिजल्ट में जो आइंस थे वो ट्रेवल करेंगे इन और आउट ऑफ द सेल। जब ये इन और आउट करेंगे तो फिर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सेल चेंज हो जाएंगी। दिस इज द आपका आयन गेटेड चैनल। अब हम बात करते हैं लाइगेंड गेटेड आयन चैनल के बारे में। लाइगेंड गेटेड आयन चैनल की जो बेस्ट एग्जांपल है वो हम यहाँ पे निकोटिनिक एसिटाइल रिसेप्टर की लेंगे, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर की लेंगे। ये रिसेप्टर चैनल्स ओपन होते हैं इन रिस्पॉन्स टू न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन। ये एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर जो है वो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन के ऊपर पड़े हुए होते हैं या फिर आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर पड़े हुए होते हैं। ठीक है, एसिटाइल कोलिन जो है वो रिलीज किया जाता है एक्साइटेड न्यूरॉन के थ्रू।
और ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर रिलीज़ कर दिया जाता है। अब पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन जो है या आपके मसल फाइबर्स जो हैं इस के साथ इंटरेक्ट करेंगे, यानी वो एक्ट करेगा एज एन लाइगेंड, रिसेप्टर के साथ वो बाइंड करेगा, ठीक है, और इसके बाइंडिंग के रिजल्ट में इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन जो है वो ट्रिगर हो जाएगी रिसीविंग सेल की, यानी वहाँ पे डिपोलराइजेशन होने शुरू हो जाएगी। एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर जो है वो एक प्रोटीन है जिसकी 2 हाई एफिनिटी बाइंडिंग साइट्स होती हैं फॉर एसिटाइलकोलिन, यानी एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के पास 2 तरह की बाइंडिंग साइट्स होंगी। जब वो बाइंड कर जाएगा अपने सब यूनिट के साथ तो फिर हमारे पास जो है ओपन कन्फर्मेशन होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, यानी जो लाइगेंड चैनल था वो क्लोज से ओपन में चला जाएगा। द प्रोसेस इज पॉजिटिवली कोऑपरेटिव, यानी पॉजिटिवली कोऑपरेटिव का मतलब यह है कि बाइंडिंग ऑफ एसिटाइलकोलिन टू द फर्स्ट साइट इंक्रीजेज द एसिटाइलकोलिन बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ द सेकेंड साइट, कि एक दफ़ा जब एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एक साइट के साथ बाइंड हो गया तो फिर इसकी बाइंडिंग के रिजल्ट में जो एसिटाइलकोलिन की दूसरी बाइंडिंग साइट होगी उसकी एफिनिटी भी बढ़ जाएगी, यानी उसकी एबिलिटी टू अटैच या टू बाइंड विद द रिसेप्टर। तो ये थे हमारे पास आयन गेटेड चैनल्स। आयन गेटेड चैनल्स के अंदर हमने क्या देखा कि हमारे पास ये 2 तरह के होते हैं, या लाइगेंड गेटेड चैनल्स होते हैं या आयन गेटेड चैनल्स होते हैं। लाइगेंड गेटेड चैनल के एग्जांपल में हमने जो है वो एसिटाइलकोलिन की एग्जांपल ले ली थी, और आयन गेटेड चैनल के अंदर सोडियम पोटेशियम पंप की जो है ना वो एग्जांपल ले ली थी कि किस तरह से ये दोनों लाइगेंड्स जो हैं वो कन्वे करते हैं। अच्छा, एक बात ये हो गई कि जो गेटेड आयन चैनल्स हैं वो कन्वे करते हैं सिग्नल्स को इन आइदर ऑफ द 2 वेज। कौन से 2 वेज हैं? या तो साइटोसोलिक कंसंट्रेशन ऑफ दैट आयन ऑल्टर हो जाएगी जो सर्व करेगी एज एन सेकेंड मैसेंजर। सेकेंड मैसेंजर एक वो सब्सटेंस है जो पहले केमिकल के बनने के बाद बनेगा, ठीक है, यानी सेकेंड मैसेंजर है, ये वो मैसेंजर है जो सेकेंड टाइम बन रहा है, ठीक है। या तो वो आपकी जो आपका गेटेड आयन चैनल्स हैं या तो उस आयनिक कंसंट्रेशन को ऑल्टर कर देती हैं और वो जो आपकी डिफरेंस है वो सेकेंड मैसेंजर के तौर पर काम करता है, या फिर आपका जो बाय चेंजिंग द VM and affecting the other membrane proteins that are sensitive to VM, ठीक है। इस तरह से ये आपकी जो आयन चैनल्स हैं वो एक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज एंजाइम लिंक्ड प्रोटीन। जी लिंक्ड प्रोटीन पढ़ते हैं, वो ज़रा इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ा ज़्यादा समझाने वाला भी है। एंजाइम लिंक्ड प्रोटीन्स जो हैं वो हमारे पास क्या होंगी कि ये वो प्रोटीन्स हैं दैट हैव अ लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एन एंजाइम एक्टिव साइट ऑन साइटोसोलिक साइट विद द 2 डोमेन्स कनेक्टेड बाय अ सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन सेगमेंट। जो अभी मैंने आयन वो आपको रिसेप्टर्स में बताई थी कि उनकी क्या डोमेन्स होती हैं, एक एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन होती है, एक इंट्रा सेलुलर डोमेन होती है और एक उसका ट्रांसमेम्ब्रेन स्पेनिंग एरिया होता है। इसी तरह से हमारे पास जो है वो रिसेप्टर आपकी एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स हैं, या हम इनको रिसेप्टर एंजाइम्स भी बोलते हैं। ये रिसेप्टर एंजाइम्स जो हैं वो बेसिकली क्या कराते हैं, फॉस्फोराइलेशन कराते हैं सबस्ट्रेट प्रोटीन की। इसके एग्जांपल में हम टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर जो है वो उसको लेकर चलेंगे। क्या होता है कि हमारे पास जो रिसेप्टर एंजाइम है वो प्रोटीन काइनेज एंजाइम है। ये प्रोटीन काइनेज एंजाइम जो है इस प्रोटीन काइनेज एंजाइम के ऊपर एक रेजिड्यू लगा हुआ था, टायरोसिन रेजिड्यू। वो टायरोसिन रेजिड्यू जो है फॉस्फेट को गेन कर लेता है या फॉस्फेट को अटैच कर लेता है अपने साथ, और इस तरह से ये एक्टिवेट हो जाता है। जब ये एक्टिवेट हो जाता है अपनी फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म के अंदर, तो फिर ये अपने स्पेसिफिक टारगेट प्रोटीन्स को जो है वो एक्ट करना शुरू कर देता है। ये जनरल था टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर का मैकेनिज्म कि किस तरह से एक आपकी जो लाइगेंड है जब वो आपकी एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन
ऑफ रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, तो उसकी बाइंडिंग के रिज़ल्ट में ये जो रिसेप्टर है ये एक एंजाइम के तौर पर भी एक्ट करती है। उसकी जो इंट्रासेलुलर डोमेन होती है उसकी डोमेन में एक अमाइनो एसिड होता है जिसको हम टायरोसिन बोलते हैं। जब लाइगेंड अटैच हो जाएगा तो ये जो टायरोसिन है ये फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म के अंदर चला जाएगा, यानी ये टायरोसिन जो है फॉस्फेट के साथ अटैच हो जाएगा। ये जो है इसकी एक्टिवेटेड फॉर्म हो जाएगी, फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म उसकी एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। अब ये एक्टिवेटेड एंजाइम जो है वो अपने स्पेसिफिक टारगेट प्रोटीन्स पे एक्ट करेगा। इंसुलिन के साथ हम चलते हैं। इंसुलिन जो है वो हमारे पास एक टाइप है टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर की ही, कि इंसुलिन जो है वो किस तरह से इंसुलिन एज एन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के तौर पर काम करेगी, वो इस रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी। इंसुलिन का जो है वो क्या काम होता है कि वो मेटाबॉलिज्म में भी काम करती है और जीन एक्सप्रेशन में भी काम करती है, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया मेटाबॉलिज्म में किस तरह से कि ये आपकी एंजाइम की फॉस्फोराइलेशन करा देगी, जिसके बाद आपके ग्लूकोज का जो है वो मेटाबॉलिज्म होना शुरू हो जाएगा, ग्लूकोज अपटेक हो जाएगी बाय द सेल्स और उसका मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ जीन में किस तरह से काम करती है कि ये स्टिमुलेट कर देती है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्पेसिफिक जीन्स को। अब ये जो इंसुलिन रिसेप्टर है इसके दो आइडेंटिकल अल्फा चेन्स होती हैं जो कि प्रोट्रूड की होती हैं फ्रॉम द आउटर फेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी हमने पढ़ी थी एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, तो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन के अंदर उसके अगेन हमारे पास दो छोटे छोटे कमरे होंगे जो दोनों कौन से होंगे, अल्फा सब यूनिट होंगी। इसके साथ साथ इसकी दो इंट्रासेलुलर डोमेन्स होती हैं जिसको हम बीटा सब यूनिट्स बोलते हैं। ये जो दो अल्फा चेन है इसके अंदर क्या होंगी, बाइंडिंग डोमेन्स होंगी, यानी वो साइट्स होंगी जहाँ पे जो लाइगेंड होगा वो अटैच करेगा। एंड द इंट्रासेलुलर डोमेन्स वो होंगी जिनके पास कौन सी एक्टिविटी कौन सी प्रोटीन होगी, प्रोटीन काइनेज एक्टिविटी होगी, जो बेसिकली क्या करेंगी, जो टायरोसिन रेजिड्यू है उसकी फॉस्फोराइलेशन कराएंगी। वो फॉस्फेट ग्रुप जो है एटीपी की आपकी हाइड्रोक्सिल हाइड्रोलाइसिस से होगा, ठीक है। और इस तरह से ये जो एक्टिवेटेड एंजाइम है ये टारगेट अपने टिश्यू पे एक्ट करेगा। टारगेट टिश्यू अब क्या होगा कि जो भी फॉर एग्जांपल मसल का सेल है या लीवर का सेल है वहाँ पे ग्लूकोज की जो है वो मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाएगी, या ये हो सकता है कि उस सेल के अंदर जाएं और जो जीन्स इस एंजाइम की ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन के लिए इन्वॉल्व हैं उसको जो है उसकी एक्टिविटी को इन्हांस कर दें। ये था हमारा एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। अब हम चलते हैं जी कपल्ड प्रोटीन पे। जी कपल्ड प्रोटीन इम्पॉर्टेंट भी है और ये जो है मोस्ट जो है ना डिस्कवर्ड प्रोटीन्स, यानी मेजॉरिटी ऑफ जो रिसेप्टर्स हैं वो आपकी जी कपल्ड प्रोटीन है। इस पर बड़ी रिसर्च भी हो रही है। इसको हम 7 ट्रांस मेम्ब्रेन स्पैनिंग रिसेप्टर्स भी बोलते हैं। 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स का मतलब यह है कि इस मेम्ब्रेन की जो है ना वो 7 हेलिकल सेगमेंट्स होंगे। उसके साथ इस हेलिकल सेगमेंट के साथ एक मेम्ब्रेन होगी जी मेम्ब्रेन। वो जी मेम्ब्रेन एक्टिवेट होगी। उस जी मेम्ब्रेन की एक्टिवेशन से जो है वो कैस्केड ऑफ रिएक्शन शुरू हो जाएगा। अच्छा, पीछे एक बात बतानी रह गई थी कि जो एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स हैं वो उनका जो सेकंड मैसेंजर होता है वो साइक्लिक जीएमपी होता है, ठीक है। जबकि जी कपल्ड प्रोटीन के अंदर जो सेकंड मैसेंजर होता है वो साइक्लिक एएमपी होता है। सेकंड मैसेंजर वो पहला बनने वाला केमिकल है जो आपके लाइगेंड के अटैच होने के बाद केमिकल रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। अच्छा जी कपल्ड प्रोटीन में हमने कहा कि हमारे पास एक रिसेप्टर प्रोटीन्स होती है जिसके जो है वो 7 हेलिकल सेगमेंट्स होते हैं जो कि मेम्ब्रेन के अंदर ही लगे हुए होते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जो है एक इंट्रासेलुलर इफेक्टर सिस्टम के थ्रू कपल की जाती है वाया जी प्रोटीन। अभी समझाती हूँ। लाइगेंड बाइंड्स एट अ स्पेसिफिक साइट ऑफ द रिसेप्टर एंड एक्टिवेट्स अ मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉल्ड द जी प्रोटीन. G protein interacts either with an ion channel or an enzyme in a membrane. Each receptor has its own specific extracellular domain and G protein binding site. यानी G coupled protein में से भी हर receptor जो होगा उसकी अपनी specific extracellular domain होगी और अपनी ही specific G protein binding site होगी. इसके example बीटा एड्रेनर्जिक receptors हैं
किस तरह से है, हम अभी एपिनेफ्रीन को नहीं लेकर चल रहे, एक जनरल एग्जांपल लेकर चलेंगे कि हमारे पास क्या है कि एक लाइगेंड जो है वो इस आपकी 7 ट्रांस मेम्ब्रेन के साथ बाइंड करता है। अब 7 ट्रांस मेम्ब्रेन का मतलब ये है कि इसके जो हैं वो इस तरह से 7 सेगमेंट्स होंगे जो कि मेम्ब्रेन के अंदर लगे हुए होंगे। ये मेम्ब्रेन है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इस तरह से ये इसकी एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन हो गई, फिर ये इसके 7 सेगमेंट्स आ गए और ये इंट्रा सेलुलर डोमेन हो गई। लाइगेंड एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन के साथ बाइंड करेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास इंट्रा सेलुलर डोमेन के साथ हमारे पास एक जी प्रोटीन्स लगी हुई होती है। दिस इज़ जी प्रोटीन, जिसके 3 जो हैं वो सब यूनिट्स हैं, अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा। अच्छा जी, लाइगेंड बाइंड किया आपकी 7 ट्रांस मेम्ब्रेन के साथ, उसकी बाइंडिंग के रिजल्ट में चेंजेस इंड्यूस होंगी। वो चेंजेस क्या हैं कि इसके जो इंट्रासेलुलर डोमेन है उसके साथ एक जी प्रोटीन लगी हुई होती है। ये जी प्रोटीन अपनी रेस्टिंग स्टेट के अंदर अल्फ़ा, बीटा और गैमा सब यूनिट्स जो हैं वो बाइंड होते हैं, आपस में तीनों कनेक्टेड होते हैं। और अल्फ़ा सब यूनिट के साथ जो मॉलिक्यूल लगा हुआ होता है वो GDP मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। अब जब लाइगेंड अटैच हो गया तो लाइगेंड के अटैच होने के बाद जो कन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगी वो क्या आएंगी कि अल्फ़ा सब यूनिट बाकी 2 रिमेनिंग यूनिट्स से अलहदा हो जाता है और इस पे जो रेस्टिंग स्टेट में GDP मॉलिक्यूल लगा होता है ये रिप्लेस कर दिया जाता है बाय द GTP मॉलिक्यूल। अब ये अल्फ़ा सब यूनिट ट्रांस मेम्ब्रेन के प्लेन में मूव करेगा और एक दूसरी मेम्ब्रेन को ढूंढेगा जो एक्टिवेट कराएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसको हम एडिनाइलेट साइक्लेज बोलते हैं, और जो दूसरी मेम्ब्रेन है, जब ये मेम्ब्रेन उसको मिल जाएगी तो ये उसके साथ अटैच होगा। इसकी अटैचमेंट के रिजल्ट में ATP मॉलिक्यूल जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, साइक्लिक AMP मॉलिक्यूल में। साइक्लिक AMP इज़ द सेकंड मैसेंजर इन केस ऑफ जी कपल्ड प्रोटीन, ठीक है। अब ये जो साइक्लिक AMP है ये अब कैस्केड ऑफ रिएक्शन को शुरू कर देगी और इस तरह से जो है वो कंट्रोल किया जाएगा इस मैकेनिज्म को। ठीक है, अच्छा अब हम इससे चलते हैं कि हमारे पास स्पेसिफिक एग्जांपल से लेकर चलते हैं कि हमने कहा था बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स, ठीक है। बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के लिए जो लाइगेंड होगा वो क्या होगा, एपिनेफ्रीन, जो कि आपकी रिलीज़ किया जाता है फाइट और फ्लाइट कंडीशन के अंदर। अच्छा, अब ये बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स लीवर, मसल या एडिपोज टिश्यूज़ की मेम्ब्रेन के ऊपर लगे हुए होंगे, ठीक है। और ये जो है इसको हम सर्पेंटाइन रिसेप्टर भी बोलते हैं क्योंकि इसकी जो रिजेम्बलेंस है वो एक स्नेक से इसकी जो अपीयरेंस है वो एक स्नेक से रिजेंबल करती है। इसको हम 7 ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट भी बोलते हैं। और ये क्या करेगा, हम अब एपिनेफ्रीन की एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि एपिनेफ्रीन विच इज़ एक्ट एज अ लाइगेंड, ये लाइगेंड अटैच होगा विद द बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ऑन द मसल सेल या लीवर सेल। इसकी अटैचमेंट के बाद चेंजेस इंड्यूस होंगी रिसेप्टर्स इंट्रासेलुलर डोमेन के अंदर। वो चेंजेस जो हैं अफेक्ट करेंगी इट्स इंटरैक्शन विद द सेकंड प्रोटीन इन द सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे, ठीक है, यानी GTP बाइंडिंग प्रोटीन। वो जो दूसरी प्रोटीन होगी वो अब क्या करेगी, स्टिमुलेट कर देगी। अब ये वाली जो दूसरी प्रोटीन थी ये स्टिमुलेट कर देगी किसको, साइक्लिक AMP की प्रोडक्शन को। ये था हमारा जी कपल्ड प्रोटीन। अगला हमारा है न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। न्यूक्लियर रिसेप्टर्स जो हैं वो हमारे पास अगेन उसी तरह से हम पीछे पढ़कर आए थे कि ये मोस्टली स्टीरॉयडल इनके जो होते हैं लाइगेंड्स स्टीरॉयड इन नेचर होते हैं, लिपिड सोलेबल होते हैं, फ्रीली मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आ जाते हैं, अंदर आकर अपने रिसेप्टर के साथ जो है वो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर एंटर हो जाएंगे और जीन के ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को मॉडिफाई करेंगे। एग्जाम्पल्स स्टीरॉयड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या विटामिन डी। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स क्या हैं, ये जितने भी अभी हमने पढ़े कि ये आकर लाइगेंड अटैच होते हैं, ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं। ये केमिकल हो सकते हैं, ये कोई भी दूसरा मॉलिक्यूल हो सकता है, जैसे मैंने ड्रग बताया था, मैंने कहा था हार्मोन हो सकते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हो सकते हैं,
आपकी जो है ना ड्रग्स हो सकती हैं, और तो हर वो केमिकल रिएक्शन वो लाइगेंड कहलाएगा, और ये वेरी कर सकता है साइज़ के अंदर, शेप के अंदर या स्ट्रक्चर के अंदर। कुछ जो होते हैं लाइगेंड्स वो एबल होते हैं टू कैरी ओवर अ लार्ज डिस्टेंसेस, ठीक है। इनकी अगर आप केमिकल कंपोजिशन की बात करो तो ये अमाइनो एसिड्स हो सकती हैं, पॉलीपेप्टाइड्स हो सकती हैं, स्टीरॉइड्स हो सकती हैं, या इवन कुछ गैसेस भी हो सकती हैं। लाइक जो हमने अभी हार्मोन्स, जैसे हमारे पास सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के अंदर आपके FSH हार्मोन आ गया, या आपकी इंसुलिन आ गया विच इज़ ऑल्सो पेप्टाइड इन नेचर, ठीक है। तो उसकी केमिकल कंपोजिशन बताई है लाइगेंड मॉलिक्यूल की। ये सिक्रीट किए जाते हैं बाय द सिग्नलिंग सेल्स, और एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू जो है वो कैरी किए जाते हैं, या समटाइम्स सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू भी जो है वो कैरी किए जाते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट इज सेकंड मैसेंजर। सेकंड मैसेंजर हमारे पास वो सब्सटेंसेस हैं जो अपार्ट फ्रॉम द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होते हैं, यानी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के अटैच होने के बाद जो दूसरा केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा उसको हम सेकंड मैसेंजर बोलते हैं। जैसे हमने उसकी जी कपल्ड प्रोटीन के अंदर साइक्लिक एएमपी की एग्जांपल देखी कि वो सेकंड मैसेंजर के तौर पर काम करता है। हमने एंजाइम रिसेप्टर एंजाइम रिसेप्टर्स के अंदर हमने देखी साइक्लिक जीएमपी जो है वो सेकंड मैसेंजर के तौर पर काम करता है, और कुछ ऐसे रिसेप्टर्स हैं जिसमें कैल्शियम आइंस जो है वो सेकंड मैसेंजर के तौर पर काम करता है। ये बेसिकली एक रिले मैसेज के तौर पे या रिले सेंटर के तौर पे जो है वो एक्ट करता है, ये एम्पलीफाई करता है सिग्नल्स को, और इसका एक्शन जो है वो लोकलाइज्ड होता है। ये था हमारा लेक्चर। इसकी समरी क्या थी कि रिसेप्टर्स जो हैं वो हमारे पास दो तरह के थे, एक सेल सरफेस रिसेप्टर्स और एक न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। न्यूक्लियर रिसेप्टर्स स्टीरॉयडल इन नेचर हैं। आपके जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होगा वो ईजिली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आएगा और आके जीन के एक्सप्रेशन को ऑल्टर करेगा, मॉडिफाई करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज सेल सरफेस। सेल सरफेस पे हमने तीन तरह के मेजर देखे। हमने देखा आयन चैनल्स, हमने एंजाइम रिसेप्टर्स और जी कपल्ड प्रोटीन या सरपेंटाइन रिसेप्टर्स देखे। आयन रिसेप्टर्स में हमने देखा लाइगेंड चैनल्स और आयन चैनल्स, ठीक है, वोल्टेज गेटेड चैनल्स या लाइगेंड गेटेड चैनल्स। और एंजाइम रिसेप्टर में हमने जो है वो टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स की एग्जांपल देखी, और जी कपल्ड प्रोटीन के अंदर हमने जो है ना वो उसकी एग्जांपल देखी एपिनेफ्रीन की। अच्छा, उसके बाद सेकंड मैसेंजर हमारे पास आयन चैनल या गेटेड चैनल के अंदर हमारे पास सेकेंड मैसेंजर आयन चैनल के अंदर या गेटेड चैनल के अंदर हमारे पास या तो कंसंट्रेशन ऑफ आयन का डिफरेंस था, ठीक है, या वीएम का डिफरेंस था। और हमारे पास उसमें एंजाइम के अंदर हमारे पास साइक्लिक जीएमपी था। जी कपल्ड प्रोटीन के अंदर सेकेंड मैसेंजर हमारे पास साइक्लिक एएमपी था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।